कहानी है 2017 के चेन्नई की और आज हैलोवीन की रात थी। लव और कुश नाम के दो जुड़वा भाई को उनके दोस्त एंथनी द्वारा पार्टी पर बुलाया गया था। लव कुश से करीब 5 मिनट बड़ा था। लव इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था और कुश ने अपना ग्रेजुएशन कर लिया था इंग्लिश लिटरेचर में। और कुश काफ़ी मनमोजी किस्म का व्यक्ति था। ये दोनों जिस बंगले पर आए थे वो बंगला असल में एंथनी के कजिन पीटर का था। पीटर कद में थोड़ा छोटा और रंग से सांवला व्यक्ति था। एंथनी कहता है कि पीटर तो हमें यहाँ रुकने ही नहीं देना चाहता था, लेकिन जैसे तैसे बड़ी मशक्क़त के साथ मैंने इसे मनाया है। वैसे एंथनी कई सालों से अमेरिका रह रहा था और ये वापस आया था अपने एक रिलेटिव की शादी के लिए। कुछ पूछता है कि हैलोवीन के समय पर अमेरिका में अक्सर लोग करते क्या है। एंथनी बताता है कि इस दौरान लोग पार्टी करते हैं, कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहनते हैं और डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं और एंजॉय करते हैं। इस बात पर कुछ कहता है कि क्यों ना मैं भी तुम लोगों को एक हॉरर स्टोरी सुनाऊं। इस बात को सुन सभी लोग काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं कहानी सुनने के लिए। कुछ बताता है कि कहानी ऊटी की है, जहाँ पर एक फिल्म का क्रू शूटिंग करने के लिए आया था और वो लोग वहाँ पर एक होटल में रुके हुए थे। उन्हें वहाँ पर अब रहते हुए 2 दिन हो चुके थे और सब कुछ नॉर्मल था। अब तीसरी रात थी और कोरियोग्राफर अपने कमर में सो रहा था कि उसे ऊपर से अजीब सी आवाज़ आने लगती है, जैसे कि कोई फर्नीचर को घसीट रहा हो। वो काफ़ी देर तक इस आवाज़ को सहन करता है और आखिर परेशान होकर रिसेप्शन को कॉल करता है और कहता है कि ऊपर के कमरे से बहुत तेज़ काफ़ी देर से आवाज़ आ रही है, तो आप उसे बंद करवाइए। चीज़ें यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने लगती है। मैनेजर उसे बताता है कि आपके ऊपर तो असल में कोई कमरा है ही नहीं। कुछ अब बाकी लोगों के रिएक्शंस की राह देख रहा था। लव कहता है कि इसे तुम स्टोरी कहते हो, यह तो बिल्कुल बकवास थी, इसकी तो कोई एंडिंग भी ढंग की नहीं थी। लव और कुछ इस बात पर बहस करने लगते हैं कि एंथनी का कजिन जो था पीटर उन्हें रोकता है और कहता है कि क्यों ना मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊं। असल में ये कोई कहानी नहीं, बल्कि जो ये वो घटना है जो मेरे साथ हो रही है पिछले 2 हफ्तों में। सभी लोग अब वापस उत्सुक हो जाते हैं स्टोरी को सुनने के लिए। पीटर बताना शुरू करता है कि करीब 2 हफ्ते पहले देर रात को मेरे दरवाजे पर एक नॉक हुआ। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक हिंदू साधु बाबा थे। उन्हें जब देखा तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था। हालांकि ये सर्दियों का समय चल रहा था और वो रात भी काफ़ी ठंडी थी। वो बाबा हाँफ भी रहे थे जैसे उनके पीछे कुत्ते दौड़े हो। उन बाबा के हाथ में एक कमंडल था जिस पर एक ढक्कन लगा हुआ था। बाबा ने वो कमंडल मुझे थमाया और कहा कि इसे संभाल कर रखो, कल सुबह आकर मैं इसे यहाँ से ले जाऊँगा। जाते हुए बाबा ने मुझे एक चेतावनी दी कि इस पर जो लिखा हुआ है उसे गलती से भी मत पढ़ना। कमंडल को जब मैंने देखा तो उस पर असल में कुछ लिखा हुआ तो था। वैसे इस समय पर लव नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से सिर्फ पीटर ही ऐसा था जो कि शराब नहीं पी रहा था। खैर, अब पीटर कहता है कि इसके बाद बाबा वहाँ से चले गए और मैंने दरवाज़ा बंद किया और कमंडल को एक शेल्फ पर रखकर मैं अपने बेड में वापस चला गया सोने। मैंने सोने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बाहर से बिजली के कड़कने की और बीड़ियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। और सच कहूँ तो मुझे इन दोनों ही चीज़ों से काफ़ी डर लगता है। अभी कुछ समय पहले ही जब मैंने दरवाज़ा खोला था तब तो मौसम बिल्कुल शांत था। ये अचानक ऐसा क्यों हो गया? तो मैंने जाकर खिड़की खोली चेक करने के लिए कि क्या असल में मौसम ऐसा है। जब मैंने खिड़की खोली तो मुझे ताज्जुब हुआ ये जानकर कि बाहर तो कोई भी बिजली नहीं कड़क रही थी, ना ही बीड़ियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। यहाँ तक कि तेज़ हवा भी नहीं चल रही थी। अब मुझे शक होने लगा कि कहीं ये सब उस कमंडल की वजह से तो नहीं हो रहा। मैं अब बाहर गया जहाँ मैंने कमंडल रखा हुआ था। पीटर सभी को एक शेल्फ की तरफ इशारा करके कहता है मैंने उसे वहीं पर रखा था। लव, कुश और एंथनी उस तरफ देखते हैं जहाँ कभी वो कमंडल रखा हुआ था। मैंने वो कमंडल उठाया, पीटर कहता है, और मुझे उसमें से अजीब वाइब्रेशन महसूस हुई जिससे मेरा पूरा शरीर झंझना उठा। मैंने उसका ढक्कन देखा जिस पर कुछ लिखा हुआ था। लग रहा था जैसे वो तमिल में है, लेकिन वैसी तमिल नहीं थी जैसी हम आज इस्तेमाल करते हैं। ये शायद किसी पुराने समय की तमिल भाषा लग रही थी।
अब इसे मेरी बदकिस्मती समझो या मेरी लापरवाही, मैंने गलती से उस पर लिखे कुछ शब्द को पढ़ लिया जो मेरे द्वारा पढ़े जा सकते थे। फिर क्या हुआ? लव ने पूछा। फिर मैं बेहोश हो गया। इस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा डरावने सपने आए थे। जब मेरी आँख खुली मैंने देखा सुबह हो चुकी थी और घर का सारा फर्नीचर इधर उधर बिखरा हुआ था, जैसे यहाँ पर कोई लूटपाट करके चला गया हो। आसपास मुझे कई सारे मिट्टी के पैरों के निशान भी दिखे जो कि फर्श पर थे, दीवार पर थे, यहाँ तक कि वो छत पर भी थे। और इसे देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं बाहर घर के आसपास उस बाबा को ढूंढने लगा। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की पर किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। कुछ देर बाद घर की मेड आई और उन्होंने सब कुछ साफ किया, जिसके लिए मुझे उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़े क्योंकि उन्हें सीलिंग पे भी जो दाग लगे थे वो साफ करने पड़े थे। खैर, फिर अगली रात मुझे और भी ज़्यादा डरावने सपने आए और सुबह उठने पर फिर से सब कुछ बिखरा हुआ था और वही पैरों के निशान दिखने लगे, लेकिन इस बार मिट्टी से नहीं बल्कि खून से सने हुए। मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पैर के तलवों में दर्द हो रहा था और देखने पर वहाँ पर चीरे लगे हुए थे। वो पैर के तलवे कटे हुए थे। ये कहते हुए पीटर सभी को अपने पैरों के वो घाव दिखाता है। लव पूछता है कि क्या तुम्हें कांच वगैरह से चोट लगी है? मुझे पता नहीं, पीटर कहता है। डर के मारे मैं पास के चर्च के एक पादरी से मिलने गया और उन्होंने पवित्र जल का मुझ पर छिड़काव किया और कहा कि वो कुछ समय बाद वो मेरे घर आकर ये सब कुछ देखेंगे। तो उन्हें क्या कुछ मिला यहाँ पे घर पे? ये कहते हुए एंथनी हंसता है। पीटर कहता है कि मुझे पता है कि तुम चर्च नहीं जानते एंथनी, लेकिन तुम्हें लोगों के विश्वास, उनकी भावनाओं का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तुम्हें थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए, लव कहता है एंथनी को देखते हुए और पीटर से कहता है कि तुम अपनी कहानी वापस जारी रखो। पादरी जब घर पर आया तो उन्होंने बताया कि घर पर एक बुरी आत्मा का साया है जो हाल फिलहाल ही अपने कैद से आज़ाद हुई है। और इस दौरान मैंने उन तांत्रिक बाबा और कमंडल के बारे में बताया। पादरी ने मुझे उस कमंडल को ज़मीन में गाड़ देने का कहा और बाबा के आने तक उसे वहीं पर रहने देने को कहा। उन्होंने घर को पवित्र जल से शुद्ध किया और हमने मिलकर प्रार्थना की। इसके बाद सब कुछ ठीक लग रहा था। घर पे कोई भी सामान अब बिखरा हुआ नहीं रहता था, ना ही पैरों के निशान दिखाई देते थे। लेकिन कभी कभी मुझे सपनों में वही बाबा अपने दरवाजे पर खड़े नजर आते थे। कई बार उस बाबा का सर नहीं होता था और कई बार वो रोते हुए नजर आते थे, गिड़गिड़ाते थे और कमंडल मांगते थे। लेकिन कभी भी हकीकत में उस दिन के बाद वो वापस मुझे नज़र नहीं आए। कभी भी वो मेरे दरवाजे पर नहीं आए और मैं आज तक उनकी राह देख रहा हूँ। पीटर ने तेज सांस ली और कहानी को ख़त्म किया। लव कहता है कि क्या बस इतना ही था? इसकी कोई एंडिंग तो है ही नहीं। पीटर कहता है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये सब कुछ वो बातें हैं, वो वाक्य है जो मेरे साथ घटित हो रही है, तो इसका कोई एंड तो है नहीं। तो फिर कब वापस आ रहा है तुम्हारा बाबा अपना कमंडल लेने के लिए? एंथनी पीटर का मजाक बनाते हुए उसे ये कहता है। उन्हें तो कॉस्ट्यूम पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे साथ यहाँ पर हैलोवीन की पार्टी बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। और ये कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। कोई बात नहीं, हंस लो, पीटर कहता है। तुम नहीं समझोगे कि पिछले 2 हफ्तों में मेरे पे क्या बीत रही है। लव कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें रात में डरावने सपने आते हैं। हाँ आते थे, और उसी वजह से मेरी आँख रात को खुल जाती थी और उसके बाद दरवाजे का बेल बजता था और जब भी मैं दरवाज़ा खोलता था तो सामने कोई भी नहीं होता था। पीटर ये कहते हुए घड़ी की तरफ देखता है और आधी रात होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे। पीटर अपने मन में उल्टी गिनती शुरू करता है और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं दरवाजे की घंटी बजती है। सभी लोग अपने ड्रिंक्स छोड़कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। पीटर की आंखें अब फड़फड़ाने लगती है। पीटर किसी रोबोट की तरह वहाँ पे उठता है जैसे वो किसी की वश में हो। इसे देख एंथनी भी खड़ा हो जाता है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, यह कहते हुए एंथनी उस तरफ आगे बढ़ता है। बाहर तेज बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है और पास ही में एक ट्रांसफार्मर के धमाके की आवाज़ आती है और इसी के साथ घर की लाइट्स चली जाती है। घर में बिल्कुल अंधेरा पसर जाता है। कुछ तुरंत ही अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट को ऑन करता है और इसी समय दरवाजे पर अब नॉक करने की आवाज़ आती है।
उस दरवाजे की खटखटाहट को सुनते ही सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पीटर अब भी अपनी जगह पर रोबोट की तरह खड़ा था। एंथनी हिम्मत करके दरवाजे को खोलता है और उसी समय एक और बिजली कड़कती है और उसकी रोशनी में उन्हें अपने सामने दरवाजे पर एक आदमी का साया नजर आता है। ये क्या कर दिया तुमने? वो अजनबी चिल्लाता है। मैंने तुम्हें मना किया था, चेतावनी दी थी। एंथनी कांप उठता है और तुरंत ही कुछ फ्लैशलाइट को उस व्यक्ति की तरफ करता है और उस अनजान व्यक्ति का चेहरा हमें नजर आता है। कितनी बार तुम्हें कहना पड़ेगा कि मेरे घर के आगे अपनी गाड़ी पार्क मत करो, वो आदमी कहता है। एंथनी को समझ आता है कि यह तो पीटर का पड़ोसी है। एंथनी के जान में जान आती है। वो कहता है, मुझे माफ़ करिए, वो मेरी गाड़ी है, गलती से अंधेरे में मैंने वो आपके घर के आगे पार्क कर दी थी। उसे वहाँ से हटाओ और यहाँ अपने घर में पार्क करो। गुस्से में ये कहते हुए पड़ोसी वहाँ से चला जाता है। एंथनी दरवाजे को बंद करके कार को हटाने के लिए आगे जाता है और यहाँ पीटर अब भी अपने जगह पर कांपते हुए खड़ा था, डर के मारे। लव और कुश उसे सांत्वना देते उसे संभालने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान एंथनी वापस आता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। कार स्टार्ट नहीं हो रही। उसे धक्का देकर अंदर लाते हैं और कल सुबह उसे ठीक करवा लेंगे। लव और कुश एंथनी के साथ जाते हैं और एंथनी ड्राइवर सीट पर बैठता है और बाकी दोनों गाड़ी को धक्का देकर अंदर ले आते हैं। अब एंथनी कार से बाहर निकलता है और आगे बढ़ता है कि उसका पैर किसी छोटी सी जमीन में गड़ी हुई चीज से टकराता है और वो ठोकर खाकर मुंह के बल जमीन पर गिरता है। लव और कुश उसे उठाते हैं और एंथनी के नाक से खून बहने लगा था। एंथनी गुस्से में कहता है कि किस बेवकूफ ने यहाँ पर स्टंप गाड़ के रखा हुआ है। कुश कहता है कि शायद ये चीज किसी तरह की निशानी हो सकता है कि पीटर ने वो कमंडल यहीं पर गाड़ रखा हो, और यह कहकर वो हंसने लगता है। तीनों अब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि पीटर वहाँ लिविंग रूम में नहीं था। उन्हें लगता है कि शायद वो टॉयलेट गया होगा, पर काफ़ी देर तक उसकी राह देखने पर वो वापस नहीं आया और सभी लोग उसे घर में तलाशने लगते हैं। सभी ने पूरे घर को छान मारा, लेकिन पीटर कहीं भी नहीं मिल रहा था। गाइस जल्दी आओ। कुश की आवाज़ आती है लिविंग रूम से। एंथनी और लव अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चालू करके तेज़ी से वहाँ पर आते हैं और कुश के चेहरे पर रोशनी करते हैं। कुश की आंखों में खौफ दिख रहा था। कुश जैसे तैसे अपनी फ्लैशलाइट फर्श की तरफ करता है और धीरे धीरे उसे सामने की दीवार की तरफ करता है, जहाँ खून से सने हुए हाथ और पैरों के निशान थे, जो वहाँ से बढ़ते हुए ऊपर छत तक जा रहे थे और छत से होते हुए वो कमरे के दूसरे तरफ जहाँ पर वो शेल्फ था वहाँ तक थे। लव और एंथनी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है उस खौफनाक मंजर को देखकर जो उनकी आंखों के सामने था। उनके सामने शेल्फ पर पीटर बैठा हुआ था, खून में सना हुआ, और उसके हाथ में कच्चा मांस था जिसे वो चबा रहा था। फर्श पर देखो क्या है, कुश कहता है और वो अपनी फ्लैशलाइट उस तरफ करता है। फर्श पर उन्हें उनके पड़ोसी की लाश दिखती है, जिसे चीर फाड़ कर अलग कर दिया गया था, और कहानी यही खत्म होती है। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो और भी स्टोरी सुनने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।